नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 30 जून 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, बट जितने भी न्यूज़ है उसे डिटेल में कवर कर लेंगे। आई थिंक क्योंकि फ्राइडे है, वीकेंड आने वाला है, तो प्रॉब्ली इसके कारण ज़्यादा न्यूज़ नहीं होगा। और थर्सडे भी हॉलीडे था ईद का, तो हो सकता है उसके कारण भी आज के डेट में न्यूज़ ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ दोस्तों, इंडियन MQ-9Bs टू हैव वेपन एंड एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी। देखिए, यूएस और इंडिया के बीच में जो डील हुआ उसमें इंडिया जो है ड्रोन प्रोक्योर करेगा यूएस से। अब ये जो ड्रोन है दोस्तों, ऐसा ड्रोन यूएई ने भी प्रोक्योर किया था सेम यूएस से। यूएस ने उस समय 18 ड्रोन्स का करीब चार्ज किया था, लगभग 2.9 बिलियन, और इंडिया को 31 ड्रोन्स दे रहा है, वो लगभग 3 बिलियन के आसपास दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइस हमें कोट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू यूएई। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। अब ये ड्रोन में काफ़ी अच्छे कैपेबिलिटीज़ और काफ़ी अच्छे मतलब आर्म ड्रोन है। तो ये इंडिया यूएस ने सिर्फ यूएई को या तो दिया है, और या तो फिर सिर्फ इंडिया को दिया है, तो और कोई कंट्री को यूएस दूसरी पॉइंट है कि दिया ही नहीं आज तक। फिर ये चीज़ ये कि फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट के द्वारा प्रोक्योर किया जाएगा, यानी कि यूएस से कॉन्ट्रैक्ट तो हम साइन करेंगे, बट ये असेंबल इंडिया में होगा, और इंडिया के कुछ लोकल डोमेस्टिक कंपोनेंट्स भी इस ड्रोन्स में लगेंगे। तो एज इट इज़ ये असेंबल होकर इंडिया में इंपोर्ट होगा, बाहर से वो चीज़ भी नहीं है। तो इंडिया से ऑब्वियसली इंडिया की उससे कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी, इंडिया को टेक्निकल नो हाउ भी मिलेगा, और वगैरह वगैरह। मतलब ये काफ़ी अच्छा डील बताया जा रहा है मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। 31 सबमरीन्स में से 31 सब ड्रोन्स में से ये चीज़ बोला गया है कि भाई 18 के आसपास इनको दे दिया जाएगा, सॉरी 15 ड्रोन्स के आसपास इनको दे दिया जाएगा, किसको, मरीन को, और बाकी ड्रोन्स जो है इंडिया एयरफोर्स और आर्मी में बांट दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, डोमेस्टिक ट्रैवल ऑपरेटर्स वेलकम TCS रोल बैक बट से मूव इज अ पार्शियल रिलीफ। देखिए, वो चीज़ बोला गया, मैंने आपको कल के न्यूज़ में भी कवर किया था कि TCS का जो डेडलाइन है, जिसमें 20% TCS एप्लीकेबिलिटी का जो रूल था कि भाई अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो या क्रेडिट कार्ड का स्पेंडिंग कर रहे हो तो आपको TCS लगने लग जाएगा। अब वो कुछ डील को, जैसे क्रेडिट कार्ड का स्पेंडिंग को इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया गया, और जो 7 लाख के ऊपर का जो अगर आप LRS स्कीम में भी जो कर रहे हो तो उसमें आपको 20% के ऊपर TCS जो एप्लीकेबिलिटी है वो 1 अक्टूबर से कर दिया गया। तो कुछ को डिले कर दिया गया इंडेफिनेटली, कुछ को पर्टिकुलर टाइम तक डिले कर दिया गया, कुछ रूल्स को। फिर इंडस्ट्री का डिमांड है कि आप जो है TCS के परसेंटेज को घटा के 2.5% कर दीजिए। देखिए, वो तो अब गवर्नमेंट कब करती है क्या करती है तो पता नहीं, बट फिलहाल गवर्नमेंट ने तो सिर्फ पोस्टपोन किया है। आई थिंक ये ज़्यादा ही डिमांड हो जाएगा इंडस्ट्री की तरफ से, अगर 5% से रिड्यूस करके 2.5% कर दें। गवर्नमेंट इनफैक्ट 5% से बढ़ा के 20% करने वाली है। इंडस्ट्री का ये चीज़ कहना है कि भाई कुछ कुछ रूल्स है अभी भी जिसमें लूप होल है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अप टू अगर आप 7 लाख का पैकेज लेते हो, ठीक है, इंडियन डोमेस्टिक एजेंट से, तो क्या होगा, उससे आपको पे करना पड़ जाएगा 7 लाख पे TCS, ठीक है, क्योंकि वो अप टू 7 लाख से, मतलब स्टार्टिंग से अगर आप कोई भी पैकेज लोगे तो आपको 20% TCS पे करना पड़ेगा इंडियन डोमेस्टिक एजेंट से। बट अगर आप बाहर के उससे लेते हो तो आपको तो LRS स्कीम में कवर हो जाएगा 7 लाख तक का लिमिट। मतलब इन शॉर्ट अगर बोला जाए कि अगर 7 लाख के नीचे का अगर आप कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स लेते हो, डोमेस्टिक से लेते हो, तो आपको TCS पे करना पड़ेगा। यही कोई फॉरेन ट्रैवलर से लेते हो तो उस पर TCS पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि LRS स्कीम में 7 लाख तक का एग्जाम्पशन है। तो ये सब जो लूप होल्स है, तो ये सब इंडस्ट्री अभी तक कह रही है कि गवर्नमेंट ने एड्रेस ही नहीं किया। तो ये कोई कंप्लीट सोल्यूशन तो नहीं है, बट हाँ बस एक छोटा सा रिलीफ है, बट लार्जर इशू को अभी तक अनएड्रेस किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, रेनफॉल से रिलेटेड है। स्कैंटी रेन्स हिट खरीफ क्रॉप सोइंग। देखिए, खरीफ की क्रॉप सोइंग अभी चालू हो गई है, ठीक है, चाहे आप पैडी बोल लो, चाहे आप मेज़ बोल लो, चाहे आप तूर बोल लो, तो इन सारे क्रॉप्स की जो है सोइंग चालू हो गई है। बट सम हाउ रेनफॉल काफ़ी कम है। तो अब रेनफॉल कम है तो फार्मर्स थोड़े कंसर्न है कि भाई हम जो सोइंग कर रहे हैं अभी, अगर मान लो क्या होता है ना दोस्तों, अगर सोइंग करते हैं और अगर रेनफॉल तुरंत हिट नहीं करता है तो क्रॉप तुरंत ख़राब हो जाता है। तो अब इसके कारण फार्मर्स क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि रेनफॉल कब आने वाला है, तो उसके हिसाब से सोइंग करते हैं। अब क्या, रेनफॉल डिले होते जा रहा है, तो फार्मर्स बस वेट कर रहे हैं कि भाई रेनफॉल कब आएगा, क्या आएगा। तो इसके कारण जो है खरीफ क्रॉप की सोइंग अच्छे से हो नहीं पा रही है। फिर उन्होंने अलग अलग
स्टेट्स का अलग अलग फिगर दिया है कि भाई बिहार में कितना परसेंटेज है डेफिसिट, जैसे महाराष्ट्र में 68% के आसपास है। फिर उसके बाद मतलब महाराष्ट्र के अलग अलग रीजन्स का भी दिया हुआ है, मराठवाड़ा बोलो, विदर्भ बोलो। ये आपके नॉलेज के लिए इतना काफ़ी तो नहीं है, बट मतलब नॉलेज के लिए इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बट हाँ स्टैटिस्टिक्स एक दे दिया कि बिहार में 69% एफिशिएंट है। फिर उसके बाद उड़ीसा में 20% एफिशिएंट है। एक और फैक्टर बताया गया है दोस्तों, एल नीनो और इंडियन ओशन डायपोल। देखिए एल नीनो इफेक्ट के कारण रेनफॉल कम तो होगा, ये चीज़ तो फॉर श्योर है, बट उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल जो है वो आ सकता है प्लेन में। अगर आप चाहते हैं कि मैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है, एल नीनो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूँ तो मुझे कमेंट में बताइए। हालांकि बस एक जनरल नॉलेज के लिए जान लीजिए कि भाई अगर एल नीनो इफेक्ट आता है, ये कुछ क्लाइमेट चेंज बोल लो या विंड मूवमेंट के कारण जो पैटर्न्स होते हैं विंड के, मतलब वेदर चेंज के कारण जो पैटर्न होते हैं विंड के वो चेंज हो जाते हैं। तो जैसे पेरू, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, पेरू के कोस्ट में आपके हॉट वाटर करंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अब उससे क्या होता है कि इंडिया में जो मानसून आने वाला रहता है वो डाइवर्ट हो जाता है उसके विंड्स। तो विंड जब डाइवर्ट हो जाता है तो डेफिशिएंट रेनफॉल हो जाता है। यही अगर आप इंडियन ओशन डायपोल की बात करो तो इंडियन ओशन में ऐसा कुछ मूवमेंट होता है एटमॉस्फेयर का या मान लो एयर का, तो उसके कारण क्या होता है कि भाई आपके जो रेनफॉल है वो पॉजिटिव होने से ज़्यादा होने लगते हैं इंडिया में रेनफॉल, नेगेटिव होने से, नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल से कम होने लगते हैं रेनफॉल। तो और एल नीनो का ऑपोजिट क्या होता है, ला नीना। तो अगर एल नीनो है और पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल है तो वो बैलेंस कर देगा एक दूसरे को। ला नीना है और अगर नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल है तो वो बैलेंस कर देगा एक दूसरे को। तो बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट हाँ अगर आप डिटेल में चाहते हैं मैं समझाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। समझाने इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस मैंने आपके पास अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पूरा आपको ये चीज़ समझा दिया कि आपको एटलीस्ट ये न्यूज़ समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, न्यूअर पेस्ट एंड डिजीज हिट वेजिटेबल क्रॉप्स। दोस्तों वेजिटेबल के स्कैरसिटी के कारण काफ़ी वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़ गए। आपको पता होगा शायद टमाटर वगैरह 80 से 100 रुपये किलो आने लग गया आजकल। तो ये इसलिए क्योंकि पेस्ट अलग अलग फॉर्म में जो है इंडियन वेजिटेबल क्रॉप्स का हिट कर रहे हैं। तो कंपनी से फर्टिलाइजर्स काम नहीं कर पा रहे, कंपनी के जो पेस्टिसाइड्स वगैरह वो काम नहीं कर पा रहे पेस्ट के खिलाफ। ये काफ़ी सारे क्रॉप्स का इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि जिंजर हो गया या टोमेटो हो गया या कैप्सिकम हो गया, चिलीज़ हो गया, पपाया हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सब के प्राइसेस आपको बढ़े हुए देखने मिल सकते हैं या मिल ही रहे होंगे। फिर उसके बाद इकोनॉमिस्ट कंसर्न ओवर लोअर राइस एकरेज पुशिंग अप इन्फ्लेशन। सिमिलर न्यूज़ है दोस्तों कि राइस का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रखा है। अगेन वही मानसून का इफेक्ट के कारण इसमें भी वही एल नीनो और इसके बारे में बताया गया, इंडियन ओशन डायपोल के बारे में बताया गया। तो इसके कारण क्या है, राइस का प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है। इन्फ्लेशन इसके कारण बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मैंने आपको कई बार बताया वो चेन कंटिन्यू होने लगेगा कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। अगर हम सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो देखिए फिस्कल पॉलिसी की बात करें वो एक अलग चीज़ हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि आरबीआई जो चीज़ वो करता है, मतलब आरबीआई जो चीज़ का ध्यान रखता है, अगर उसकी बात करें तो हाँ उसके कारण जो इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ना चालू हो जाएगा और फिर वापस से ग्रोथ से हम थोड़े से कम ग्रोथ में आ जाएंगे। मतलब अभी 7% के आसपास का हमारा ग्रोथ का एक्सपेक्टेड परसेंटेज है वो और कम हो जाएगा वगैरह वगैरह। एंड द चेन कंटिन्यूस। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, स्कीम फाइनलाइज फॉर कार्बन क्रेडिट मार्केट। देखिए ये छोटा सा न्यूज़ है, इसमें एक्चुअली है बोल क्या रहा है कि कार्बन क्रेडिट मार्केट का स्कीम जो है, कैसे कार्बन ट्रेड होगा, कैसे कार्बन सरप्लस होगा, कैसे कार्बन डेफिशिएंट होगा, कौन बाय करेगा कौन सेल करेगा, वो सब चीज़ फाइनलाइज हो चुका है। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। हर एक इंडस्ट्री, हर एक सेक्टर का ना एक कार्बन लिमिट डिफाइन कर दिया जाएगा कि भाई आपको इतने कार्बन जो है एमिट करने हैं। अब उस इंडस्ट्री में भाई कितना क्या प्रोडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से बांट दिया जाएगा अमंग्स द इंडस्ट्री प्लेयर्स, ठीक है। सपोज़ मान लीजिए ऑटोमोबाइल में दे दिया गया है, सपोज़ मान लो X यूनिट, और उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं टोटल, मतलब X यूनिट्स एज इन X यूनिट्स ऑफ कार्बन आप एमिट कर सकते हो। टोटल प्रोडक्शन कितने कार्स का, अगर सिर्फ कार्स का माने तो मान लो एक इकोनॉमी में 2 लाख कार्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो X यूनिट्स डिवाइड बाय 2 लाख, या मान लीजिए अगर X का वैल्यू है 20 लाख, मतलब आप 20 लाख टन कार्बन प्रोड्यूस कर सकते हो फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। उसमें 2 लाख कार प्रोड्यूस होते हैं, टोटल में मार्केट का 2 लाख कार प्रोड्यूस होता है। तो हर कार के पीछे कितना हो जाएगा, 20 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, दैट इज 10 यूनिट्स, 10 कार्बन जो है आप प्रोड्यूस कर सकते हो पर व्हीकल, ठीक है। तो आप जो है, अब अगर मान लो किसी कंपनी का 10 से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो वो कंपनी क्या करेगी,
उस कंपनी से बाय करेगी जिसका कम प्रोड्यूस हो रहा है। मान लीजिए सभी अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर वो एज अ फाइन और या पेनल्टी पे करेंगे। कोई कंपनी अगर कम प्रोड्यूस कर रही है तो उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि बॉस आपने ये सिर्फ 10 की जगह आपने सिर्फ 8 यूनिट ही प्रोड्यूस किया कार्बन, ये लीजिए 2 का सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट जाके मार्केट में बेच दीजिए, ताकि वो बेचने के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होगा कंपनी को उस चीज़ का प्रॉफिट होगा कि भाई आपने ग्रीन इनिशिएटिव लिया, आपने वो कार्बन का एमिशन को कम किया। होप सो आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, बट ये स्कीम यही चीज़ ये समझा रहा है और कुछ नहीं समझा रहा है। अब दूसरा चीज़ इसमें ये है कि भाई अभी जो है फिर उसके बाद एक स्टीयरिंग कमेटी का गवर्नमेंट बनाएगा, उसमें अलग अलग सेक्रेटरीज रहेंगे, पावर एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रीज रहेगी, मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी स्टील सेक्टर से रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वगैरह वगैरह। और इसके बाद ये स्टीयरिंग कमेटी जो है अपना रिकमेंडेशन देगा, फाइनली जाएगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में के पास, और उनके द्वारा जो है ये स्कीम को फाइनलाइज किया जाएगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, स्टेट्स एडिशनल बोरिंग अनलाइकली टू हिट यील्ड्स ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। देखिए मैंने आपको कुछ दिन पहले एक न्यूज़ कवर किया था मैंने आपके लिए कि भाई जो स्टेट्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट देती है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देती है। अब क्योंकि स्टेट्स वगैरह भी अपने अपने बॉन्ड्स लेके आ रहे हैं, मार्केट से डायरेक्टली बोरो कर रहे हैं, तो उनका यील्ड जो है स्टेट सेंट्रल से तो ज़्यादा रहता है, तो लोग उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर स्टेट के कंपैरिजन में अगर आप बोलो तो सेंट्रल का ज़्यादा अच्छा क्रेडिबिलिटी होता है, ऑफकोर्स होता है, नो डाउट, बट उसमें क्या है कि सेंटर अपना स्टेट को एक वो देता है, मतलब बैकअप देता है, या उनकी उसकी गारंटी सॉर्ट ऑफ लेता है कि भाई अगर स्टेट इन केस नहीं लौटा पाता तो हम आपको लौटाएंगे। दैट इज़ इक्विवेलेंट टू सेंटर का लायबिलिटी, बट उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है। तो लोग क्या करते हैं भाई, सेंटर के गारंटी में स्टेट का अगर बॉन्ड मिल जाता है तो हम पहले वो बाय करेंगे क्योंकि हमारा ऑब्वियसली यील्ड ज़्यादा आएगा। बट समहाउ ऐसा हो नहीं रहा है, मतलब पहले ऐसा डर था कि ऐसा होगा, अब ऐसा हो नहीं रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिशियल ने बताया। फिर ये एक न्यूज़ और भी है इसमें कि भाई सेंटर जो स्टेट्स के लिए बोरो कर रही है एडिशनल फंड्स, उससे स्टेट का फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे स्टेट को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई एज ए प्राइवेट एंटिटीज़ को फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए होता क्या है, जब सेंटर बहुत ज़्यादा बोरो करने लगती है तो सेंटर का जो यील्ड है अराउंड 7% रहता है, 6% रहता है, और यही बॉन्ड मार्केट में प्राइवेट एंटिटीज़ भी बोरो करती है, उनका यील्ड ऑब्वियसली सेंटर से ज़्यादा रहता है, जो ट्रेजरी यील्ड से ज़्यादा रहता है। तो उसमें क्या होता है कि भाई लोग ज़्यादा सेंटर का बॉन्ड प्रेफर कर लेते हैं अगर यील्ड का डिफरेंस बहुत कम है। सपोज मान लीजिए मैं आपको पूछता हूँ कि सेंटर अगर निकाल रही है एक बॉन्ड जो कि 7.5% के आसपास यील्ड दे रही है, और यही अगर कोई प्राइवेट कंपनीज बॉन्ड निकाल रही है वो 8.5% के आसपास यील्ड कर रही है, आप क्या बोलोगे कि भाई मैं तो 8.5 छोड़ के मैं 7.5% में इन्वेस्ट करूँगा, भाई 1% के लिए इतना बड़ा रिस्क कौन उठाएगा, कहीं प्राइवेट एंटिटी डूब गया तो सेंटर का तो बॉन्ड कभी नहीं डूबेगा। तो अब इसके कारण क्या होता है कि प्राइवेट एंटिटीज़ को बॉन्ड मिलता नहीं है, मतलब मार्केट से बोरो करने मिलता नहीं, दैट इज़ नोन एज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है कि क्योंकि गवर्नमेंट एंटिटीज़ इतना बोरो करने लगती है तो लोग गवर्नमेंट एंटिटीज़ के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते थे सिवाय कि प्राइवेट एंटिटीज़ के बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की बजाय। तो अब इससे सेंटर ने क्लैरिफाई किया। पहले तो वो जो न्यूज़ था मैंने आपको पहले बता दिया कि पहला वैसा न्यूज़ आया था, आज बोरिंग से रिलेटेड ये न्यूज़ आया, और अब क्या ऑफिशियल बोल रही है कि ऐसा होगा नहीं क्योंकि हम इस यील्ड को 7% के आसपास नीचे रख रहे हैं, 7% से भी नीचे रख रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, बैंक्स रैक्ड अप 71,871 करोड़ ऑफ नोशनल लॉसेस इन FY23, 1/3 ऑफ प्रॉफिट। दोस्तों अब तक अगर आप न्यूज़ सुन रहे हैं मेरा लेक्चर तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और प्लीज़ अपने और दोस्तों को भी रिकमेंड करिए ताकि और हमारी फैमिली जो है बढ़ती जाए और भी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। चलिए एक्चुअली हो क्या रहा है, ये न्यूज़ में ये चीज़ बोला जा रहा है कि बैंक्स वगैरह जो रहता है ना उनको मार्क टू मार्केट करना पड़ता है अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को। कौन से इन्वेस्टमेंट्स को? अगर आप शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करके रखें तो। अब इसमें क्या हो रहा है कि बैंक्स वगैरह शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करके रखे, जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके रखे उसमें उनको मार्क टू मार्केट नहीं करना पड़ता, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकंड थिंग इसमें ये चीज़ है कि मार्क टू मार्केट अगर आप करते हो तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आज के डेट पे जो प्राइस है उसको आप अपने बुक्स पे लेके आओगे, और फिर बुक्स में कुछ लॉसेज अगर मान लो शेयर्स बढ़ गए तो आपको बुक्स में प्रॉफिट होगा, शेयर्स घट गए तो आपके बुक्स में लॉस होगा। वैसे ही बॉन्ड में है, बॉन्ड के जब प्राइसेस अभी क्योंकि घट चुके हैं, क्योंकि देखिए यील्ड बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, पिछले कुछ सालों में RBI ने काफ़ी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, बॉन्ड के भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। अब जैसे आपको पता है इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्राइस तुरंत नीचे गिर जाता है। जब प्राइस नीचे गिरता है
तो इसके कारण बॉन्ड में लॉसेस हो जाते हैं। अब क्योंकि बॉन्ड को हम मार्क टू मार्केट नहीं करते हैं, अनलाइक अदर डेवलप्ड कंट्रीज़, हम इंडिया में बॉन्ड में मार्क टू मार्केट नहीं करते हैं, तो हमारे नोशनल लॉस जनरेट हो जाते हैं। वो लॉस जो कि एक्चुअल में बुक्स में दिख तो नहीं रहे, बट वो हो सकते हैं, मतलब वो लॉस जिसमें बुक का वैल्यू कुछ और है और मार्केट का वैल्यू कुछ और है, ठीक है। तो 72,000 के आसपास बता रहा है, 72,000 करोड़ के आसपास बैंक का लॉस है। दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ देयर प्रॉफिट। तुम लोग सोचो कितना अमाउंट पे लॉस है। अभी लॉस के लिए कंसर्न क्यों नहीं होता, क्यों हम मार्क टू मार्केट नहीं करते? क्योंकि दोस्तों होता क्या है, देखिए ये मार्क टू मार्केट के जो लॉसेज है ना बॉन्ड में, वो तब आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट है, मान लो अगर आप बॉन्ड को बीच में बेचना चाहो तो। जैसे सपोज मान लो कोई बैंक है, उनको काफ़ी पैसे की ज़रूरत आ गई है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, बॉन्ड में जो है वो पैसे को बेच देंगे, मतलब बॉन्ड अगर बेच देंगे और उससे वो जो पैसा जनरेट होता है फिर उसे यूज़ करेंगे। तो आज के रेट में अगर आप बॉन्ड बेचोगे तो आप लॉस में बेचोगे, लेकिन अगर आप हेल्ड टिल मैच्योरिटी करते हो बॉन्ड को तो आपको तो लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए आरबीआई ने जब ये, अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इशुएंस के टाइम में इन्वेस्ट किया था, 10% आपका इंटरेस्ट रेट था सपोज मान लो, तो वो 10% अगर आप हेल्ड टू मैच्योरिटी करते हो तो यील्ड तो आएगा ही 10%, उसके नीचे नहीं आएगा। हाँ, अगर आप बीच में खरीदते हो बेचते हो तो आपका यील्ड बदल सकता है उसमें। तो वापस इस न्यूज़ में आते हैं कि हेल्ड टू मैच्योरिटी के जो बॉन्ड्स रहते हैं इंडियन मार्केट में वो मार्क टू मार्केट नहीं होते, तो इसके कारण जो है बॉन्ड के नोशनल लॉस अभी काफ़ी ज़्यादा हद तक जनरेट हो चुका है। तो इस चीज़ के लिए भाई आरबीआई थोड़ा सा कॉशियस भी हो रहा है कि भाई इतने हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज़ रहते हैं तो उसका हम बॉन्ड लॉसेस बुक नहीं करें। हालांकि इसमें ये चीज़ नहीं बोला गया है कि हम इसे चेंज करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो चीज़ करना चाहिए, बट एक छोटा सा न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, फॉर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेयर्स इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम। देखिए एक्चुअली क्या है ये आज का लास्ट न्यूज़ है। वैसे ये न्यूज़ एक्चुअली बोल क्या रहा है कि जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह रहते हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो म्यूचुअल फंड्स देते हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट देते हैं, वो लोग आपसे कोई देखिए फ़ीस वगैरह चार्ज नहीं करते, ठीक है, सिवाय कुछ के, जैसे फ़ोनपे का जो है उन्होंने फ़ीस चार्ज करना चालू कर दिया है, वो कस्टमर से फ़ीस चार्ज करते हैं। अब जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के जो लेके आए, जैसे ज़ेरोधा हो गया, ग्रो हो गया, ये लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करने के लिए सपोर्ट करते हैं। वो आपसे भी फीस नहीं चार्ज करते, वो कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी को भी फीस नहीं चार्ज करते। तो अब हो क्या रहा है दोस्तों, ये सस्टेन कैसे करेगा? जो अगर इंसान फीस चार्ज नहीं करेगा तो बिज़नेस मॉडल सस्टेन करना तो बहुत मुश्किल है। अब फीस चार्ज करने का टाइम आ गया, लेकिन अब फीस चार्ज किसे करे? चाहे वो क्या वो कस्टमर को करे? कस्टमर को अगर करेंगे तो कस्टमर पर से इक्विटी मार्केट में चल जाएंगे, बोलेंगे भाई हम आपके म्यूचुअल फंड में इसलिए तो इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि आप चार्जेस नहीं ले रहे हो, अगर आप चार्जेस ले रहे हो तो हम खुद इन्वेस्ट कर लेते अपने फंड को। या तो फिर आप एएमसी कंपनीज़ को अप्रोच करो। एएमसी कंपनीज़ भी जो है वो उस चीज़ के लिए अग्री नहीं करेगी कि भाई एएमसी कंपनीज़ क्यों अग्री करेगी, हमने आज तक कभी फंड के लिए आपको पैसा नहीं दिया तो हम आज भी आपको नहीं देंगे। तो इस चीज़ के लिए कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स को। तो उसी के बेसिस पे बस ये न्यूज़ है। ये न्यूज़ क्यों आया? क्योंकि सेबी ने अभी हाल फिलहाल में ग्रो, ज़ेरोधा जैसे एक कंपनीज़ को ईओपीज़ बनने के लिए परमिशन दे दिया और उससे वो रेवेन्यू मतलब फ़ीस चार्ज कर सकते हैं। ईओपीज़ क्या होता है दोस्तों? एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म जहाँ तक सिर्फ एग्जीक्यूट कर रही थी, अब ये फ़ीस भी चार्ज करने लगेगी बिकॉज दे आर फैसिलिटेटिंग एज अ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेयर। सो उम्मीद है आपको दोस्तों पसंद आया होगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। हैव अ नाइस डे।